नमस्कार साथियों, आप सभी का इंटॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पर जो कि विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और वो विषय क्या है? नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं? अब तक नीतीश को 4 बार पलटी मारे। पहली बार 2013 में मारे थे, दूसरी बार 2017 में मारे थे, और दूसरी बार जब वो पलटी मारे तो आरजेडी का सरकार था बिहार में। वो तारीख था 26 जुलाई 2017। तब तक उत्तर प्रदेश का इलेक्शन का भी रिजल्ट आ गया था। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन का रिजल्ट मार्च 2017 में आया था और जुलाई 2017 में उस समय राष्ट्रपति का भी चुनाव था। और राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने पलटी मार लिया था। 2017 में जब राष्ट्रपति का चुनाव देश में हो रहा था, उसी समय नीतीश कुमार पलटी मारे। मार्च में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर एक शानदार जीत हासिल किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार आ गए। और 2017 की हम जिक्र कर रहे हैं तो 2017 के राष्ट्रपति के चुनाव में रामनाथ कोविंद थे, जो कि बिहार के राज्यपाल थे। बताया जाता है कि नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में लाने में रामनाथ कोविंद का महत्वपूर्ण योगदान था। रामनाथ कोविंद का जब नाम का अनाउंसमेंट एनडीए ने किया कि वो उनके राष्ट्रपति प्रत्याशी होंगे, तो अब नीतीश कुमार ने सपोर्ट भी किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर नीतीश कुमार दूसरी बार पलटे तो उसमें रामनाथ कोविंद का महत्वपूर्ण भूमिका था। अब हम आते हैं तीसरी बार। तीसरी बार नीतीश कुमार कब पलटे? नीतीश कुमार तीसरी बार 8 अगस्त 2022 को पलटे थे। और उस समय मैं इंटॉक पर ही था और लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा था। और उस दौरान इंटॉक ने सबसे पहले आपको बता दिया था कि नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं। 8 अगस्त 2022 का वो तारीख नोट करके रखिए, जब नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारे थे। रक्षाबंधन का त्यौहार आया था, सावन के आखिरी 2 दिन बचे थे। उसी दौरान नीतीश कुमार ने खेला किया और नीतीश कुमार ने उसके बाद एक बार फिर से आरजेडी के साथ सरकार बना लिया। 8 अगस्त 2022 को जब नीतीश कुमार पलटे। और इस बार पलटने का इस खेल में ललन सिंह का भूमिका महत्वपूर्ण था। ललन सिंह ने चिराग मॉडल का पर्दाफाश किया, जिस पर मैंने 2020 के विधानसभा के चुनाव में ही बता दिया था। उस समय इंटॉक नहीं था, दूसरा यूट्यूब चैनल था मेरा। उस चैनल पर मैंने बता दिया था, वो चैनल अब नहीं। उस चैनल के माध्यम से मैंने ये बताया था कि चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को चक्रव्यूह में फंसाया गया। और नीतीश कुमार की सीटें 2020 में अगर कम हुई तो उसमें चिराग पासवान का महत्वपूर्ण भूमिका था। चौथी बार जब नीतीश कुमार पलटे तो वो इसी साल का घटनाक्रम है। इस बार भी नीतीश कुमार के पलटने से पहले इंटॉक आपको बता चुका था कि नीतीश कुमार पलटने जा रहे हैं। चौथे बार नीतीश कुमार 2024 में ही पलटे थे। 28 जनवरी का तारीख था, लेकिन जो इसका प्रक्रिया था वो पहले से शुरू हो चुका था। नीतीश कुमार पलटने से पहले पटना के डीएम बदले। और इत्तेफाक से कहिए कि जिस डीएम को 28 जनवरी 2024 के पलटने से पहले नीतीश कुमार ने हटाया था, अब उसी डीएम को एक बार फिर से पटना का डीएम नीतीश कुमार बना चुके हैं। और क्या नीतीश कुमार उसी समय ये आधारशिला रख दिए थे पलटने का? एक बड़ा सवाल है। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार जब पलटे थे, उसके 1 महीने पहले से ही नीतीश कुमार तैयारी शुरू कर दिए थे। पटना के डीएम बदले गए। और पटना के डीएम क्यों बदले गए? तो ऐसा बताया जाता है कि तत्कालीन पटना के डीएम, जो कि वर्तमान में भी है, वो आरजेडी के कहीं ना कहीं फेवर में है। किसी भी राज्य के राजधानी के अंदर में आईपीएस या आईएएस ऑफिसरों को नियुक्त किए जाते हैं तो उसमें काफी सोच समझ कर किया जाता है। तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से डीएम बदला है राजधानी का, और उसी डीएम को बनाया है जो कि आप कह सकते हैं कि पहले पटना के डीएम थे जब महागठबंधन की सरकार थी। कुमार जब चौथी बार पलटे तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका नीतीश कुमार के कुछ करीबी लोगों ने निभाया था। वो करीबी लोग कौन थे? संजय झा थे, अशोक चौधरी थे, जो नीतीश कुमार को महागठबंधन से निकालकर एनडीए में लाए थे। अब वो चेहरे आपको ना के बराबर दिख रहे हैं, दिख भी रहे हैं, तो वो नीतीश कुमार के इशारों पर ही काम करेंगे। तो क्या 5वीं बार नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या 5वीं बार ऐसा होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन कर देंगे? यूं कहिए कि विपक्ष परिवर्तन कर देंगे। वर्तमान में आरजेडी विपक्ष में, कल को क्या हो सकता है? क्या आरजेडी नीतीश कुमार का साझेदार बन जाए? क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार रहेंगे, बस डिप्टी सीएम बदलता है और कुछ कैबिनेट के मंत्री बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। लेकिन नया मामला क्या है? क्यों हम कह रहे हैं कि 28 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है? 28 तारीख को नोट करके रखिए। वैसे जब पिछली बार सत्ता परिवर्तन हुआ था 28 जनवरी था, लेकिन इस बार क्या 28 अक्टूबर को कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या 28 अक्टूबर को नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में का जो मुख्य एजेंडा है कि यही बताना कि 28 अक्टूबर को क्या होने वाला है। 28 अक्टूबर को जेडीयू के सभी सांसद और विधायकों को बुलाया गया। इसमें एमएलसी भी शामिल है और राज्यसभा के सांसद भी शामिल है। सभी को बुलाया गया है और नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी नेता
और यूं कहे कि वो नीतीश कैबिनेट के हिस्सा है और नीतीश कुमार के जाति के हैं, उस नेता के द्वारा पर्सनली मैसेज किया जा रहा है। और ये मैसेज किया जा रहा है कि 28 तारीख को दोपहर को मुख्यमंत्री आवास में बैठक है। आखिर वो बैठक किस विषय पर होने जा रही है? क्या नीतीश कुमार 28 जनवरी दौड़ाने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से 8 अगस्त दौड़ाने वाले हैं? या नीतीश कुमार 17 जुलाई दौड़ाने वाले हैं? 28 अक्टूबर 2024 को होने क्या जा रहा है? नीतीश कुमार दोपहर को बैठक बुलाए, लेकिन उससे पहले एनडीए का भी बैठक होने जा रहा है। तो एनडीए की बैठक हो रहा है, उसके बाद नीतीश कुमार का बैठक होने जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? ऐसी खबरें भी चली थी कि कैबिनेट का विस्तार होने जा रही है। कैबिनेट का विस्तार होगा तो उसमें जेडीयू के ज्यादा मंत्री बनेंगे, बीजेपी के कम। कैबिनेट की विस्तार होता है तो उस परिस्थिति में जेडीयू के मंत्री ज्यादा बनेंगे। इसके अलावा जो छोटी छोटी पार्टियां, उन पार्टियों से भी मंत्री पद दिया जा सकता है। तो क्या 28 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट में बदलाव होने जा रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, इसलिए ये बैठक बुलाई गई? या इस बैठक बुलाने का उद्देश्य ये है, जो नीतीश कुमार का इतिहास कहता है कि नीतीश कुमार जब भी अपने सांसद और विधायकों और एमएलसी और राज्यसभा के सांसदों को बुलाते हैं तो नीतीश कुमार खेला खेलते हैं। तो क्या वाकई नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला खेलने जा रहे हैं? नीतीश कुमार के करीबी नेता, जो बेहद करीबी नेता है, नीतीश कैबिनेट के हिस्सा है, उस नेता के द्वारा ये कहा जाता है कि 28 अक्टूबर को दोपहर को आपको आना है मुख्यमंत्री आवास में बैठक है। और ये बैठक किस विषय पर होने जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। इस समय अगर बिहार की सियासत को देखें तो गिरिराज सिंह सीमांचल की यात्रा पर निकले और सीमांचल में गिरिराज सिंह ने जिस प्रकार से हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही और सीमांचल के ही क्षेत्र से आने वाले अरेरिया के सांसद ने जिस प्रकार का बयान दिया, वो बयान आपने इंटॉक पर सुना है। गिरिराज सिंह की यात्रा ही नहीं, अरेरिया के सांसद का वो बयान भी आप सुन लीजिए जो अरेरिया के सांसद ने दिया, जिसके बाद हंगामा भी हुआ। तेजस्वी यादव ने भी बहुत कुछ कह दिया, लेकिन उस सांसद के बयान के बाद बिहार के सियासत की तस्वीर बदलने जा रही है। अरेरिया का सांसद का बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जेडीयू पहले दिन से गिरिराज की यात्रा से खुश नहीं था। बाद में बीजेपी ने भी गिरिराज सिंह की यात्रा से किनारा कर लिया कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, वो स्पष्ट तौर पर कह दिए कि गिरिराज की यात्रा उनका निजी यात्रा है, इससे पार्टी का लेना देना नहीं है। लेकिन जहां जहां गिरिराज सिंह की यात्रा हुए वहां वहां गिरिराज सिंह के साथ बीजेपी के नेता दिखे, जो लोकल लीडरशिप थे बीजेपी का वो दिखा। और उससे आप समझ सकते हैं, यहाँ तक कि पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी जब कटिहार गिरिराज सिंह पहुंचे तो उनके स्वागत में थे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ पार्टी अध्यक्ष ये कहता है कि नहीं, गिरिराज सिंह की यात्रा से हमें लेना देना नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां क्यों उपस्थित थे? कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह के इस यात्रा का सपोर्ट अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गिरिराज सिंह की हिम्मत नहीं होती कि वो यात्रा लेकर सीमांचल निकल जाते। लेकिन जब वो हिंदुओं को जगाने आए तो वो पूरे बिहार का यात्रा नहीं करते, बल्कि केवल सीमांचल का करते हैं, उन्हीं 4 जिलों में करते हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। कहीं ना कहीं ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं और इन प्रश्नों का कहीं ना कहीं उत्तर लेना कठिन है। लेकिन गिरिराज सिंह के इस यात्रा के बाद सीमांचल में जो राजनीति की फिजाएं है वो बदली सी नजर आई। सीमांचल की राजनीति हिंदू मुस्लिम का ही माना जाता है और उस बीच में गिरिराज सिंह जब खुलकर खेले तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गिरिराज सिंह हिंदुओं को एकजुट करने नहीं गए, बल्कि हिंदुओं के वोटों को एकजुट करके भाजपा को दिलाने गए थे। आज के सीमांचल यात्रा के बाद, हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बाद सीमांचल की राजनीति की जो हवाएं हैं वो बदली सी नजर आई। नीतीश कुमार के सियासत को समझना इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार सब समझ रहे हैं। नीतीश कुमार जैसे मजे हुए खिलाड़ी आपको मिलेंगे नहीं। नीतीश कुमार को ना जाने कितनी बार राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं घाट मिला। जिसे नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया उसने नीतीश कुमार के साथ धोखा किया। वर्तमान में आप ललन सिंह की स्थिति देख सकते हैं। ललन सिंह को नीतीश कुमार ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। पहले ललन सिंह तेजस्वी के साथ मिल गए। आज की तारीख में ललन सिंह नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और जेडीयू का ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जेडीयू के जिस नेता ने नरेंद्र मोदी सरकार में कोई पद ले लिया तो वो हटते नहीं है, वो आरसीपी सिंह के रूप में देख सकते हैं। और वर्तमान में ललन सिंह, इस समय ललन सिंह के साथ जेडीयू के संसदीय दल के कई नेता हैं। यूं कहे कि ललन सिंह आज की तारीख में अगर जेडीयू को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो 10 से 11 सांसद। तो क्या इसी वजह से क्या बीजेपी के अंदर वो डर नीतीश कुमार का समाप्त हो गया? क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए जेडीयू को ही तोड़ना चाहता है? 28 अक्टूबर के बैठक में नीतीश कुमार अगर ये बैठक में ये फैसला सुनाते हैं वो गठबंधन से अलग होंगे तो उस परिस्थिति में क्या हो सकता है? तो उस परिस्थिति में ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के पार्टी को ही भारतीय जनता पार्टी तोड़ दे। और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ेगी तो समझ लीजिए, दिल्ली में ललन सिंह है तो बिहार में संजय झा, अशोक चौधरी जैसे नेता हैं जिनके जरिए नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ा जा सकता है।
लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी को जब तोड़ा जाएगा तो उस परिस्थिति को भी समझिए कि नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ने के बाद अगर वही परिस्थिति हो जाती है जो महाराष्ट्र में रहती है, महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी तो टूट गई, शरद पवार के भतीजे के पास जेडीयू का सिंबल भी चला गया, लेकिन तस्वीर क्या हुई, शरद पवार के पास जो वोट बैंक है वो बना हुआ है। यही यही कुछ उद्धव ठाकरे के साथ हुई। तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ दिया जाता है, उनकी पार्टी को ले भी जाया जाता है, तो क्या तस्वीर होने वाली है? वो तस्वीर तो क्लियर होगी और वो तस्वीर स्पष्ट तौर पे ये कहेगा कि कहीं ना कहीं सियासत अब बदली सी नजर आएगी और उस नई सियासत में और उस नई सियासत की इबारत में कहीं ना कहीं एक नई कहानी लिखी जाएगी। साथियों, मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, बिहार की सियासत की हवा को आप जिस रूप में देख रहे हैं ना, उस रूप में बिहार के सियासत की हवाएं नहीं है। बिहार के सियासत की जो हवाएं चल रही है, बिहार की सियासत की जो फिजाएं चल रही है, वो कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह जैसे नेताओं ने बदलने की कोशिश कर रहे हैं और गिरिराज सिंह खुद को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस समय दो गुटों में, एक नीतीश कुमार के पक्ष में है जो गुट शायद कमजोर हो चुका है सुशील कुमार मोदी के जाने के बाद। अब वर्तमान में जितने भी बीजेपी के नेता है वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बने, वो नीतीश कुमार के पिछलोगू बनना नहीं चाहते हैं, वो नीतीश कुमार के अंडर में काम नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी ने जब गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा से किनारा कर लिया, लेकिन भाजपा के नेता कहीं नहीं गए। भाजपा के कार्यकर्ता हो, भाजपा के नेता हो, वो गिरिराज सिंह के साथ डटे रहे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के जिस पीच पर खेल रही है, उस पीच से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सियासत को सीधे तौर पर नुकसान है और ये बातें नीतीश कुमार जानते हैं। नीतीश कुमार ने अपने जीवन में कई नेताओं को भी बनाया और कई नेताओं के करियर को भी समाप्त किए। नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान की राजनीति को समाप्त करने के लिए दलितों को दो भागों में बांट दिया, महादलित और दलित। तो वो नीतीश कुमार को क्या ये नहीं पता है कि गिरिराज सिंह की राजनीति को कैसे समाप्त किया जाए या गिरिराज सिंह किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं जो नीतीश कुमार पर भारी पड़ सकता है? सीधे शब्दों में अगर समझ लीजिए तो नीतीश कुमार सब कुछ जानते हैं और नीतीश कुमार ऐसे ही राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी नहीं है। इस बात से चौंकिएगा नहीं अगर 28 अक्टूबर को नीतीश कुमार कह दे कि हम राजभवन की तरफ जा रहे हैं और राजभवन के पास जाके नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दे दे और फिर से अपने भतीजे तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ले। लेकिन नीतीश कुमार के ये लड़ाई मुश्किल हो सकती है क्योंकि ललन सिंह जो है इस समय नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी। लेकिन यह भी सच्चाई है कि ललन सिंह भी ये जानते हैं कि आरसीपी सिंह बीजेपी में गए, लेकिन बीजेपी में आरसीपी सिंह का कोई इज्जत नहीं बचा। ललन सिंह जाकर भी बीजेपी में क्या हासिल कर सकते हैं? तो आखिरकार ललन सिंह को भी इस्तीफा देकर नीतीश कुमार के साथ आना पड़ेगा। अगर ललन सिंह बड़े संख्या में सांसदों को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, 10-11 सांसद को तोड़ देते हैं, 28 से 30 विधायकों को तोड़ देते हैं, तो क्या पता ललन सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहें। इन तमाम तस्वीरों में अगर ललन सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उस तस्वीर में क्या होने वाला है? तो गिरिराज की राजनीति तो एक झटके में खत्म हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे ने सांसद और विधायकों को तोड़ के लाए तो शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी है, तो बिहार में ललन सिंह भी तो मांगेंगे कि उन्हें भी मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, वो सांसद विधायकों को तोड़ कर लाएंगे। उस परिस्थिति में जेडीयू का सिंबल भी अगर ललन सिंह को दे दिया जाता है तो फिर परिस्थिति क्या होगा? ललन सिंह भी तो जाति के भूमियार है, फिर गिरिराज सिंह की राजनीति कहाँ जाएगी? गिरिराज सिंह भले हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह भूमियार जाति से आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक राज्य में दो बड़ा भूमियार नेता खड़ा हो जाएगा। ललन सिंह जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो भूमियारों के सबसे बड़े नेता तो हो जाएंगे और गिरिराज सिंह भले ही केंद्रीय मंत्री है, लेकिन कहीं ना कहीं ललन सिंह बड़े नेता बन जाएंगे। तो क्या गिरिराज सिंह चाहेंगे कि ललन सिंह विधायक और सांसदों को तोड़ कर लाए उस परिस्थिति में जब बिहार का चुनाव महज 1 साल बचा है? क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद भी केंद्र की सत्ता में कोई दिक्कत नहीं और बीजेपी को अगर कोई समस्या लगेगी भी तो भारतीय जनता पार्टी सांसदों को तोड़ने में माहिर है और नीतीश कुमार के कई सांसद खुलकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से किनारा हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी भविष्य की राजनीति को देखना है और परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि नीतीश कुमार के 10 से 11 सांसद चले जाए। लेकिन तस्वीर जब विधायकों की आएगी तो विधायक साइड ना जाए, क्योंकि विधायकों को भी पता है कि बिहार का जब विधानसभा चुनाव होता है तो मुद्दे बदल जाते हैं। केंद्र के चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, बिहार के चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का
कामयाब होना उतना आसान नहीं है। हिंदुत्व के ही राह पर 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन से खिलाफ चुनाव लड़ा था। नतीजा क्या रहा सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी ने 185 सीटों का नारा दिया था और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हो गई। नरेंद्र मोदी के रैली में, जब नरेंद्र मोदी पीक पर थे, तब नरेंद्र मोदी के रैली में भीड़ बहुत आ रहा था, लेकिन वो वोटों में नहीं बदल सका और तस्वीर बदल गई। और उस समय की सियासत की कहानी और आज की सियासत की कहानी में ज्यादा फर्क नहीं है साथियों। की एक नई तस्वीर और सियासत की एक नई कहानी कहीं ना कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को देखने को मिल सकता है। अगर नीतीश कुमार ने 28 तारीख की बैठक में ये निर्णय ले लिया कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, तो इस बात को नोट करके रखिए कि बिहार की राजनीति नहीं बदलेगी, बल्कि देश की सियासी फिजाएं भी बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार कहीं ना कहीं कमजोर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी के 12 सांसद चले जाना। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, चंद्रबाबू नायडू को भी ईडी ने हाल में क्लीन चिट दे दिया। जो घोटाले के आरोप लगे थे, उन घोटाले के आरोप से चंद्रबाबू नायडू भी मुक्त हो गए। क्या नीतीश कुमार के जाने के बाद चंद्रबाबू नायडू भी अपना रास्ता अलग कर देंगे? तो केंद्र में क्या वैकल्पिक सरकार बनेगी? तो उस परिस्थिति में अगर केंद्र में सत्ता परिवर्तन होता है, तो प्रधानमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार उसमें सबसे बड़े चेहरे के तौर पे जाने जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, तो चंद्रबाबू नायडू शांत हो जाएंगे। उस परिस्थिति के लिए भी आप तैयार रहिए। इसके अलावा चिराग पासवान भी कई मुद्दों से, भारतीय जनता पार्टी के कई मुद्दों से सहमत नहीं है, वो असहमत है। उस परिस्थिति में अगर चिराग पासवान के 5 सांसद, जिसमें पहले ही कहा जा रहा था कि ऑपरेशन लोटस के जरिए चिराग के 4 सांसद टूट सकता है, तस्वीर क्लियर है कि आने वाला समय का जो राजनीतिक सियासी खेल है वो थोड़ा आपको बदला हुआ दिख सकता है। उस परिस्थिति में क्या केंद्र में नीतीश कुमार, वैकल्पिक सरकार में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो नरेंद्र मोदी के बिना बनेगी? उस परिस्थिति के लिए क्या अमित शाह इंतजार करेंगे? जवाब है, अमित शाह इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि अमित शाह कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे जेडीयू तोड़ने का। अमित शाह को जब ये बातें पहले से पता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ने एक साथ झटका दे दिया, तो उस झटके से भारतीय जनता पार्टी नहीं उभर पाई। चिराग पासवान भी कई मौकों पर ऐसे कई टिप्पणी कर चुके हैं, जिसके बाद की आपको सियासत समझ में आ जाएगा। और सियासत की परिस्थितियों को समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। सियासत की परिस्थितियां कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। आज की तारीख में बिहार की सियासत पर नजर देश भर के लोग रखे हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इधर पलटे, उसके बाद दिल्ली में वाली सत्ता भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। नीतीश कुमार 28 अक्टूबर के उस बैठक में क्या निर्णय लेने जा रहे हैं? 28 तारीख वैसे काफी खतरनाक होता है, क्योंकि 28 जनवरी को भी एक बैठक बुलाया गया और उस बैठक के बाद क्या हुआ सबको पता है। लेकिन 28 अक्टूबर वाली बैठक में एक राहत की बात है कि नीतीश कुमार के पार्टी की बैठक से पहले एनडीए का बैठक होगा और उस बैठक में नीतीश कुमार के पार्टी के लोग भी रहेंगे। तो क्या ये बैठक कैबिनेट विस्तार को लेकर हो रही है या कोई और मुद्दा को लेकर हो रही है, इसका इंतजार 28 अक्टूबर तक हमें करना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार कब क्या कर ले, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे रहस्य है जिसे समझना किसी के लिए आसान नहीं है। नीतीश कुमार का अगला राजनीतिक चाल क्या होगा, नीतीश कुमार का अगला चाल का आप इंतजार करते रहिए और नीतीश कुमार एक नया चाल खेल लेंगे। जब नीतीश कुमार कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हो गया, तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार तीसरी बार वो गलती करने वाले हैं। इसलिए नीतीश कुमार पहले से वार्निंग दे रहे हैं कि 2 बार गलती हो गया, अब तीसरी बार गलती वो करने ही वाले हैं। बिहार में लगातार ईडी और सीबीआई आ रहा है। ईडी और सीबीआई के छापे किस पर पड़ रहे हैं? नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अधिकारियों पर पड़ रहे हैं। उस परिस्थिति को समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जब बार बार कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, तो फिर छापे क्यों पड़ रहे हैं? यहाँ तक कि नीतीश कुमार के बिजली विभाग जो संभाल रहे थे, उन्हें अरेस्ट तक कर लिया गया ईडी के द्वारा। तो सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि सियासत का एक नई कहानी शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से बिहार में गली गली ये फैलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार और स्मार्ट मीटर कंपनियों के साथ एक बड़ा डील हुआ है और स्मार्ट मीटर कंपनियां जेडीयू को फंडिंग करती है और नीतीश कुमार स्मार्ट मीटर कंपनियों के साथ मिले हुए हैं। कंपनियां हैं वो नीतीश कुमार के पार्टी को फंडिंग करते हैं, इसलिए नीतीश कुमार महंगे बिल पर नजर नहीं रख रहे हैं। नीतीश कुमार और स्मार्ट मीटर कंपनियों के बीच कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि नीतीश कुमार स्मार्ट मीटर पर सख्त नहीं है।
ऐसा आरोप लगातार लग रहा है कि जेडीयू को कुछ स्मार्ट मीटर के कल्पनियां लगातार फंडिंग कर रहा है चुनाव लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर इस बिजली के दर बिहार में लगातार बढ़ रहा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद तो बिल लगातार लोगों के बढ़ रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों से जेडीयू कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर चुका है। जेडीयू के जो बिजली मंत्री है उनके बातों को सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जेडीयू कहना क्या चाहता है स्मार्ट मीटर पर। मतलब सीधे शब्दों में समझिए कि बिहार की राजनीति इस समय उस दिशा की तरफ बढ़ चुका है जिस जिस दिशा की तरफ जाने की उम्मीद किसी ने नहीं किया था। मतलब बिहार की सियासत एक बड़ा खेल खेल रहा है। बिहार की राजनीतिक एक ऐसा गेम खेल रहा है जिसे समझना आपके लिए आसान नहीं है। मैं खुलकर नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन इतना बता देना चाहता हूँ कि 28 अक्टूबर को जो हो या ना हो, 28 अक्टूबर को जो हो, लेकिन ये गठबंधन जो वर्तमान में एनडीए गठबंधन है बिहार में, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। और जिस प्रकार से गिरिराज सिंह ये यात्रा निकाल रहे हैं, ये गिरिराज सिंह का निजी यात्रा नहीं है, बल्कि इस यात्रा को निकालने के पीछे अमित शाह और नरेंद्र मोदी का दिमाग है। अमित शाह चाहते ही है कि अब बिहार में बीजेपी का सीएम बने। सन का 100 साल 2025 में पूरा होने जा रहा है। जरा सोचिए कोई संघी व्यक्ति 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो कितनी बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी इसी कोशिश में लगा है कि 2025 में वो अपना मुख्यमंत्री लेना चाहता है, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक नीतीश कुमार नाम के इस कांटे को हटाया ना जाए। और नीतीश कुमार के इस कांटे को, नीतीश कुमार को कैसे हटाया जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह को पूर्ण रूप से छूट दे दिया है कि आप यात्रा निकालिए, हिंदुओं को जगाइए, सीमांचल के इलाकों में जाइए। सीमांचल में 24 विधानसभा है। बीजेपी के प्रयास है कि इन 24 में से 20 सीटों पर कब्जा करने का। और दूसरी बड़ी बात ये बताना चाहते हैं कि सीमांचल यही इलाका है, सीमांचल वो इलाका है जहां से 2015 में जब नीतीश कुमार और जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो सीमांचल से बीजेपी का पतन शुरू हो चुका। 2020 में जेडीयू वापस आ गया, लेकिन सीमांचल में स्थिति नहीं संभली। 2025 में भारतीय जनता पार्टी सीमांचल में मजबूत स्थिति चाहता है। लोकसभा की बात कर ले, 24 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो सीमांचल में 4 में से 3 सीट हार गए और तीनों सीट पर जेडीयू लड़ी थी। एकमात्र सीट सीमांचल में जीती वो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट, क्योंकि सीमांचल की जो राजनीति है वहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ फेट बैठती है। तो हिंदू जगाने के गिरिराज सिंह सीमांचल के इलाके इसलिए आए कि एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी सीमांचल के 4 लोकसभा सीटों में 3 पर जीतती थी। वो 3 सीट थे कटिहार, पूर्णिया, अररिया। अररिया में वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन 2014 में जब देश में मोदी लहर आया तो कटिहार और पूर्णिया की सीट भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 1924 में भारतीय जनता पार्टी महज 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ा। जो भारतीय जनता पार्टी का सीमांचल का जमीन था वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल जेडीयू को दे दिया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई उस जमीन को वापस पाना चाहता है। और गिरिराज सिंह की यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी यही करना चाहती है कि सियासत की जो फिजाएं चल रही है वो बिहार की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित करेंगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि गिरिराज सिंह यात्रा लेकर निकले, लेकिन वो केवल सीमांचल तक सीमित है। भागलपुर से निकले, लेकिन वो सीमांचल में मुख्य फोकस उनका रहा। वो यात्रा वो पूरे बिहार में क्यों नहीं करते? क्यों भारतीय जनता पार्टी केवल भागलपुर या पूर्णिया या कटिहार या अररिया या किशनगंज के हिंदुओं को जगाना चाहता है, बिहार के सभी जिलों के हिंदुओं को क्यों नहीं जगाना चाहता है? इसके पीछे का रीजन ये है कि बिहार के ये जो इलाका है, जिस इलाका से हिंदू स्वाभिमान यात्रा गुजरा, इन जगहों पर मुस्लिम धीरे धीरे बहुसंख्यक हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में हिंदुओं को एकजुट करने में लगा है। और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि बाकी जगहों पर उन्हें हिंदू एकजुट करने की जरूरत नहीं है। बाकी बिहार के हिस्सों में जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं, लेकिन सीमांचल में बिहार में हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है। जिन इलाकों में हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा होता है उस इलाका से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह के चेहरा को आगे कर रहे हैं। वैसे आपको ये बता दें कि सीमांचल वही क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा पलायन होता है। सीमांचल वही क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा गरीबी है। सीमांचल वही क्षेत्र है जहां की स्थिति है कि साल में 6 महीने सीमांचल के क्षेत्र ज्यादातर हिस्से सीमांचल में डूबा रहता है बाढ़ के पानी के कारण। उस सीमांचल में गिरिराज सिंह जाकर कहते क्या है? हिंदुओं को एकजुट होने की।
सीमांचल की समस्याओं पर बात नहीं करते हैं। सीमांचल की समस्याओं पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हूँ, वो आर्टिकल आप मेरे वेबसाइट intopnews.com पर जाकर पढ़ सकते हैं और उस आर्टिकल को पढ़िए। उसके बाद आपको सीमांचल की वास्तविकता समझ में आएगा। सीमांचल केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि सीमांचल के अंदर भी कई समस्या है, जिस समस्याओं पर शायद बातचीत बड़े बड़े नेता करते ही नहीं है। सीमांचल के अंदर भी कुछ समस्या है। उस आर्टिकल को आप मेरे वेबसाइट intopnews.com पर पढ़ सकते हैं, जो मैंने लिखा। और भारतीय जनता पार्टी सीमांचल को क्यों महत्वपूर्ण हथियार बनाया, तो उसके पीछे का मतलब समझिए। क्योंकि सीमांचल में लगातार लव जिहाद का मामला बढ़ रहा है, सीमांचल में लगातार गाय तस्करी का मामला बढ़ रहा है। सीमांचल में ऐसी बातें कही जाती है कि गाय तस्करी, बंगाल बॉर्डर नजदीक है, इसलिए बांग्लादेश के जरिए सीमांचल में गाय तस्करी होता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, यहाँ के हिंदुओं की भावनाओं को समझ रही है। और सीमांचल में जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा होते जा रहा है, ये सारे बातें गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, वो सच्चाई जो बातें गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, उसमें कई बातें सीमांचल की वास्तविकता भी है। सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रहा है। सीमांचल के कई इलाकों में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया बढ़ चुका है। और रोहिंग्या मुसलमान हो या बांग्लादेशी हो, ये लोग सीमांचल के इलाकों में आकर हिंदुओं की जमीनों पर धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। वो बातें जो गिरिराज सिंह उठा रहे हैं, वो सीमांचल से जुड़ा मुद्दा है। सीमांचल का वो भी मुद्दा है कि यहाँ पर बार बार आता है, सीमांचल में पलायन सबसे ज्यादा होता है, सीमांचल में गरीबी है, सीमांचल में बेरोजगारी है। लेकिन सीमांचल का ये भी मुद्दा है कि यहाँ पर गाय तस्करी के लिए एक रूट बन चुका है। गाय तस्कर यहाँ पर आसानी से तस्करी करवाने में सफल हो जाता है। ये इलाका लव जिहाद का इलाका बन चुका है। ऐसे कई सवाल जो गिरिराज सिंह ने उठाया, वो बातें सीमांचल में सच भी है। किशनगंज में आज की तारीख में 68% मुसलमान हो चुका है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया में भी मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा बढ़ रही है। और एक आंकड़ा ये कहता है कि किशनगंज, अररिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। इन तमाम मुद्दों पर जब गिरिराज सिंह घेरते हैं, सीमांचल में बांग्लादेश का घुसपैठ भी होता है। गिरिराज सिंह इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। और गिरिराज सिंह जब इन मुद्दों को उठा रहे हैं, तो नीतीश कुमार का राजनीति भी कहीं ना कहीं खतरे में आ गया। तो क्या नीतीश कुमार जब 28 अक्टूबर को बैठक बुलाएंगे, उस बैठक में नीतीश कुमार ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में तख्ता पलट कर देंगे। नीतीश कुमार एक झटके में एक बार फिर से अपने भतीजे तेजस्वी के साथ सरकार बना लेंगे, या फिर नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को बंद करवाएंगे। क्योंकि सीमांचल की राजनीति के फिजाओं को गिरिराज सिंह आके तो बदल दिए। सीमांचल पर गिरिराज सिंह ने कई बातें कही, उन बातों पर कभी बात करेंगे। लेकिन सीमांचल की तस्वीर वो भी है कि सीमांचल में सबसे ज्यादा पलायन होता है, सीमांचल में सबसे ज्यादा गरीबी है, सीमांचल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सीमांचल के ज्यादातर हिस्से बाढ़ के कारण 6 महीना डूबा रहता है। वो सीमांचल में गिरिराज सिंह वो मुद्दों को लेकर आते हैं जो सीमांचल से जुड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश घुसपैठ सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है। जब वो कहते हैं एनआरसी लागू करने के बाद, तो इससे सीधे तौर पर सीमांचल के हिंदू आबादी, सीमांचल के जो स्थानीय लोग हैं, जो कटिहार, पूर्णिया, अररिया के या किशनगंज के स्थानीय लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं खुश होंगे। वो चाहेंगे कि सीमांचल में एनआरसी लागू। लेकिन गिरिराज सिंह का इस सवाल का जवाब देना होगा कि सीमांचल में केवल एनआरसी लागू होगा या बिहार में भी लागू होगा, क्योंकि सीमांचल बिहार से अलग नहीं है। लेकिन ऐसी बातें बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बना लेना चाहिए। बंगाल के सीमांचल को और बिहार के सीमांचल को, दोनों को एकजुट करके केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए। बीजेपी के कई नेता ये बातें कहते हैं। चिकन नेक का आइडिया है, जो चिकन नेक का इलाका है, उन इलाकों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही जाती है। तो क्या सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर मोदी सरकार फोकस करेगी या सीमांचल में एनआरसी लागू करवाएगी? अगर एनआरसी लागू होता है तो क्या वो असम की तरफ फैल तो नहीं हो जाएगा? जिस प्रकार से असम में एनआरसी तो लागू हुआ, लेकिन एनआरसी फैल हो गया। तस्वीर क्या होने जा रही है सीमांचल की, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन सीमांचल की सियासत की जो फिजाएं चल रही, जो हवाएं चल रही है, ये बहुत कुछ बता रही है। बिहार में, पटना में कब सत्ता परिवर्तन हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार कब वो बड़ा फैसला ले ले कि वो गठबंधन तोड़ने पर आ जाए, क्योंकि जेडीयू लगातार गिरिराज सिंह के इस यात्रा का निंदा किया, इस यात्रा का विरोध किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ सुन नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बस इतना कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है, तो गिरिराज सिंह की यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे थे? सीधे शब्दों में, भारतीय जनता पार्टी का यात्रा है। गिरिराज सिंह कोई दूसरे पार्टी के हैं नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है और केंद्रीय मंत्री हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट से गिरिराज सिंह को हटाया? जवाब है नहीं। गिरिराज सिंह मोदी जी और अमित शाह के पूछे बिना तो यात्रा निकालते नहीं।
भले ही ये कहा गया कि इस यात्रा से भाजपा का लेना देना नहीं है, जेडीयू सब समझ रही है, नीतीश कुमार मजे हुए राजनेता है, वो बखूबी समझ रहे हैं कि गिरिराज का इस यात्रा का उद्देश्य एकमात्र था कि जब नीतीश कुमार पलटेंगे तो उस परिस्थिति में बीजेपी अपना एक मुख्यमंत्री चेहरा देने जा रहा है, और वो हिंदूवादी चेहरा गिरिराज सिंह का ही हो सकता है। पप्पू यादव ने कह दिया गिरिराज सिंह भूमियार जाति से आते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन गिरिराज पप्पू यादव भी ये जानते हैं कि भूमियारों की आबादी ज्यादा नहीं। गिरिराज सिंह अगर हिंदुत्व के राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह को सफलता मिल सकता है। तो क्या गिरिराज सिंह भी अब मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? क्या गिरिराज के इन्हीं सपनों से नीतीश कुमार समझ चुके हैं? इसलिए नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर को बैठक बुलाई। खैर 28 अक्टूबर को बिहार के सियासत में क्या होता है ये देखने वाली बात होगा। खैर आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए टॉप के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।